ऑल राइट, आज के करंट अफेयर्स 20 जुलाई के। ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं, आज सिर्फ 2 ही करंट अफेयर्स से ज़्यादातर न्यूज़ वही, कभी कभी सारा पेपर ही कोरोना से भरा होता है, तो कोई खबर तभी कम बनती है। पहली खबर, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी क्या है? तो बेसिकली फिर से राजस्थान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। उसके अंदर जो अब हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उससे जो चुनने वाली बॉडी है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी होती है। ठीक है, कांग्रेस मतलब पॉलिटिकल पार्टी कैसे काम करती है, उसकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज है ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही कमिटीज हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और उससे ऊपर कांग्रेस वर्किंग कमेटी। ये सबसे ऊपर वाली बॉडी है उनकी। ठीक है, जिसे अक्सर पॉलिटिशियंस की लैंग्वेज में सुना होगा हाई कमांड, वो ये वाली बॉडी है नीचे वाली। ठीक है, दोनों बारे पढ़ेंगे। पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी क्या है? ये एक सेंट्रल डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो पूरी कांग्रेस को चलाती है। इसके मेंबर्स कौन होते हैं? हर स्टेट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो इसके मेंबर्स होते हैं। तो बहुत ही थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में ये हो सकते हैं। ठीक है, अब इस कमेटी के मेंबर्स कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स को भी चुनते हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी चुनते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि जो सारे पॉलिटिकल एजेंडा सब कुछ फिक्स करती है पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है। और दूसरे जो पूरी कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता है, उसे भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी चुनती है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फंक्शन है। हिस्टोरिकली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका बेस बनाना जरूरी था कि बॉडी कहाँ से आती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली तो इंडिपेंडेंस के बाद जाके बनी है, जब कांग्रेस पूरी तरह इलेक्शन मोड में इंडिपेंडेंस के बाद एज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज हुई। इंडिपेंडेंस से पहले स्ट्रगल में इन्वॉल्व थी कांग्रेस पार्टी, तो इस कारण कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी रही है हिस्ट्री के मुताबिक। इसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो हमारी 1920 से लेकर 22 तक चली थी, उस मूवमेंट के दौरान बनाया गया था। ठीक है, तो तुम्हें पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी कौन सी मूवमेंट के टाइम बनी थी? तो वो बनी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन होगा स्वदेशी मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऐसे के ऑप्शन होंगे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसका सही आंसर है। उसके बाद कौन से सेशन में ये बनी थी? 1920 में ये बनी थी। ठीक है, वही इस मूवमेंट के दौरान नागपुर सेशन में। और इसे सबसे पहले मतलब इस नागपुर सेशन को हेड किसने किया था? सी विजय राघवाचार्य। नागपुर सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? सी विजय राघवाचार्य, जिस टाइम तुम्हारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनी थी। ये सब कुछ हम मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, इस कारण ये करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है। ऐसे हमें पॉलिटिकल पार्टी राजस्थान में क्या चल रहा है ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये बेस बनाना जरूरी था कि आज ये कहाँ पे स्टैंड करती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी। बिकॉज इंडिपेंडेंस से पहले यही कमेटी हर जगह पे इन्वॉल्व रही है, गांधी जी के एक्शंस को जो इम्प्लीमेंट करवाती थी मोशंस में हर स्टेट में, तो ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती थी। ठीक है, आज भी एग्जिस्ट करती है। ये हेड, इसका हेड होता है कोई वर्किंग प्रेसिडेंट जो होता है। ये वर्किंग प्रेसिडेंट और कांग्रेस प्रेसिडेंट ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 15 मेंबर है। ठीक है, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से अब चुने जाते हैं। क्लियर है? तो ये ऐसे काम करती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए, याद रखना। ठीक है, क्योंकि अगर तुम देखोगे कांग्रेस वर्किंग कमेटी बने हुए इस साल 100 साल हो गए। तो कोई भी बॉडी जो ऐसे 25, 50, 75 या 100 ईयर्स पूरे कर रही हो ना, ये खासकर बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनके ऊपर किसी ना किसी के ऊपर क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, तो इसे और प्लस इस साल क्या कहते हैं, तुम्हारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसका वो मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट होगी।
उसके अंदर जो बॉडीज इन्वॉल्व हैं वो भी इंपॉर्टेंट होगी, कुछ इवेंट्स हुए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जब हम मॉडर्न इंडिया स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो इस साल तुम्हारे यूनाइटेड नेशंस भी इंपॉर्टेंट है, उसको सिक्योरिटी काउंसिल भी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे यूनाइटेड नेशंस को बने हुए इस साल 75 ईयर्स पूरे होने वाले हैं। ठीक है, तो आज दोनों न्यूज ऐसी हैं जो हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या बात करता है और है क्या सिक्योरिटी काउंसिल? देखो, जब यूनाइटेड नेशंस बनाया गया ना, यूनाइटेड नेशन से पहले जो बॉडी एग्जिस्ट करती थी उसे कहते थे लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस का एक बहुत बड़ा फेलियर ये रहा कि ये वॉर्स को प्रिवेंट नहीं कर पाई, इसी कारण वर्ल्ड वॉर 2 ब्रेक हुई। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस ने एक अलग से बॉडी, जब यूनाइटेड नेशंस पूरा बन रहा था उसने अपने एक प्रीमियर बॉडी, टोटल 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बनाए। ठीक है, जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, इकोनॉमिक एंड कल्चरल काउंसिल हो गया, ऐसे ना टोटल करके 6 काउंसिल्स हैं जो पूरे यूनाइटेड नेशंस को बनाते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी जो बॉडी रखी वो आने वाले किसी भी कंफ्लिक्ट को रोकने के लिए, ठीक है, या कहीं कोई कंफ्लिक्ट हो गया है उसे लार्ज स्केल तक स्प्रेड होने से कंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस में ऑलमोस्ट सारे, क्योंकि देश मेंबर्स हैं इसके, ऑलमोस्ट सारे दुनिया के देश इसके मेंबर्स हैं, इस कारण ये अपनी इन्फोर्समेंट भी ज्यादा बेटर कर पाता है। लीग ऑफ नेशंस में सारी दुनिया की पार्टिसिपेशन नहीं थी, सिर्फ कॉलोनियल पावर्स ही थी और कुछ और देश थे। ठीक है, तो इस कारण यूनाइटेड नेशंस अपने सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू ये कंफ्लिक्ट फ्री जोन बनाने की बात करता है पूरी दुनिया को। तो इसका सबसे पहले मैंडेट यही है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना। ठीक है, और कोई भी नया मेंबर जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का मेंबर बनना चाहता है उसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल का अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, या यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में कोई भी चेंज करना है वो भी पहले इनसे अप्रूवल होगा, फिर जनरल असेंबली से। ये चार्टर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और ये बॉडी क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ना टोटल 15 मेंबर्स हैं। इनमें से ना 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं ये एक्चुअली वो हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जीती थी या इनके सक्सेसर स्टेट्स हैं। ठीक है, ये P5 कौन कौन हो गए? यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ये है P5। इन पांचों के पास मतलब टोटल तो 15 मेंबर हैं, पर ये जो परमानेंट 5 है ना, एक तो इनके पास हमेशा कुर्सी रहती ही रहती है सिक्योरिटी काउंसिल में। बाकी सारे देशों के देखो, टोटल यूनाइटेड नेशंस के मेंबर 192 हैं, बाकी सबको थोड़ी थोड़ी रिप्रेजेंटेशन मिलती है ये 10 मेंबर्स की सीट में कभी कभी। ठीक है, लॉन्ग टर्म में कभी जाके तुम्हें सीट मिलेगी। ये 5 मेंबर्स हमेशा रहते हैं इसमें, और ये ऐसी बॉडी है जो बहुत सारी डिसीजन मेकिंग कंट्रोल करती है। ठीक है, ये 5 मेंबर्स प्लस लेट्स सपोज कोई और कंट्री कोई रेजोल्यूशन लाने की कोशिश भी कर रहा है, या इनमें से भी कोई और रेजोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा है, इन सबके पास वीटो पावर भी है। अब वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर होता है किसी भी चीज को नो बोलना, यानी कि अगर किसी भी, ये 5 में से किसी ने भी मना कर दिया कि ये रेजोल्यूशन नहीं इंट्रोड्यूस होना चाहिए या ये इस चीज के ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, तो यूनाइटेड नेशंस उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। किसी एक ने भी मना कर दिया इनमें से, ठीक है, तो इसे कहते हैं वीटो पावर। तो जैसे हम कभी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन लेके जाते हैं तो चाइना ब्लॉक कर देता है। ठीक है, कोई पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट लेके जाता है तो हमारे लिए ये सारे ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, मतलब एक भी कोई कर सकता है,
पर हमारे अलाइज थोड़े ज्यादा हैं, तो हमारे लिए सारे ब्लॉक कर देते हैं। तो इस कारण जैसे इंडिया पाकिस्तान का इशू भी ऐसे ही फंसा रहता है, ठीक है। तो कोई भी किसी के अगेंस्ट कोई भी रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस नहीं कर पाता यूनाइटेड नेशंस में, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के लोग कोई ना कोई फेवरेबल स्टेट में हमारे साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इंडिया के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, एक ना ग्रुपिंग है जिसे कहते हैं G4। जी का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप ऑफ 4। दुनिया के 4 देश एक दूसरे के हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ताकि वो भी ये P5 का हिस्सा बन सके और P5 एक्सपैंड होके P9 बन सके, ठीक है, कि परमानेंट 9 मेंबर हो जाएं। तो ये 4 कंट्रीज एक दूसरे की मदद कर रही हैं इस क्लेम में, ठीक है। कौन सी कंट्रीज हैं इसमें? इंडिया, जर्मनी, ब्राजील एंड जापान। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई थी, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हर चीज बन रही थी, तब इन चारों कंट्रीज, जर्मनी वॉर हार चुका था, जापान वॉर हार चुका था, ठीक है। तो ये तो लूजर साइड पे थे। वैसे भी इंडिया ब्राजील दोनों कॉलोनीज थे, अभी आजादी ले रहे थे, तो उस टाइम पे हमारा कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं था कि हम P5 का कोई हिस्सा बन पाते। पर आज के अगर मॉडर्न वर्ल्ड में देखोगे, ये पांचों कंट्री, ये चारों कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 4 कहते हैं कि आज की जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स हैं और जो मॉडर्न पूरा पैराडिम है, जैसे तुम्हारी पूरी सिक्योरिटी पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, और जितना ये रुतबा होल्ड करते हैं अब ये 4 देश, ठीक है, 4 देश जो रुतबा होल्ड करते हैं, तो अब इन्हें भी परमानेंट स्टेटस मिलना चाहिए। हम नॉन परमानेंट मेंबर्स बन के नहीं रहना चाहते। नॉन परमानेंट मेंबर्स में क्या प्रॉब्लम है? एक तो नॉन परमानेंट मेंबर्स को कोई वीटो पावर नहीं मिलती, ठीक है। प्लस नॉन परमानेंट मेंबर्स एक टाइम पे सिर्फ 2 साल के लिए चुने जाते हैं। लो, इस अगले साल से क्या कहते हैं, 2021 से इंडिया का जैसे टेन्योर शुरू हो रहा है, इंडिया 2021 से लेकर 23 तक तुम्हारे नॉन परमानेंट मेंबर्स का पार्ट रहेगा, ठीक है। 21 से लेके 23 तक नॉन परमानेंट मेंबर्स का पार्ट रहेगा, 2 साल का ये जो पीरियड है। इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि तुम फिर से इलेक्शन लड़के 23 के बाद कंटिन्यू कर सकते हो, फिर तुम्हें एक टर्म का गैप डालना पड़ेगा, यानी कि 23 से लेकर 25 तक इंडिया इस सीट पे नहीं हो सकता। तो हमारी 2 साल के लिए बीच में वॉइस मिस हो जाती है, फिर हम दोबारा लड़ सकते हैं, मतलब अगर चाहें तो ऐसे बार बार तो खैर पावर आ सकती है, पर वही बात है कि ये गैप भी क्यों? हमें भी वही स्टेटस चाहिए जो इन सब के पास है, जो P5 के पास है। तो चाहे अभी हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं, पर हम परमानेंट बनना चाहते हैं, ठीक है। तो उससे बनने के लिए ये जो यूएन का चार्टर है ना, ये पूरे यूनाइटेड नेशंस को चलाता है। यूएन चार्टर में बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के सारे रूल्स, रेगुलेशंस और कौन सी बॉडीज बनेंगी, कैसे उसके मेंबर्स होंगे, उनके कैसे इलेक्शन होंगे, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो इंडिया और ये जो ग्रुप ऑफ 4 मैंने तुम्हें बताया, ये सारे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि हम यूएन चार्टर को ग्लोबल कोऑर्डिनेशन से मॉडिफाई करवा सकें और अल्टीमेटली हम भी परमानेंट ग्रुप का पार्ट बन सके, ठीक है। ये कोशिश है, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक लौती बॉडी है जो बाइंडिंग रेजोल्यूशंस पास कर सकती है अपने मेंबर्स के, ठीक है। ये इसके परमानेंट 5 मेंबर्स के यहाँ नाम पे भी लिखे हैं ताकि तुम बाद में भूल ना जाओ, ठीक है, जो मैं अभी पहले तुम्हें बताया। उसके बाद क्या क्या वो पावर होल्ड करते हैं, कैसे कैसे क्या करते हैं। और लास्ट में जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है यूएन पीस कीपर्स। देखो, अब जहां पे भी दुनिया में कहीं पे भी कंफ्लिक्ट होता है ना, कहीं पे भी वॉर की सिचुएशन या दो गुट लड़ने की तैयारी करते हैं, उनमें पीस बनाए रखने के लिए एक ना बीच में बफर जोन क्रिएट कर दिया जाता है,
दोनों साइड पे जो ग्रुप लड़ना चाहते हैं वो, उन्हें रोकने के लिए बीच में ना यूनाइटेड नेशंस आ जाता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है, अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेज देता है। ठीक है, अगर तुमने इन्हें देखा होगा कभी किसी फोटो में, इन्होंने ना ब्लू कलर के हेलमेट डाल लेते हैं, ब्लू बैरेट्स भी कह सकते हो, ब्लू कलर के हेलमेट्स डाल लेते हैं, हेलमेट्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनका काम है कि जिस भी इन्हें एरिया में इन्हें डिप्लॉय किया गया है वहां पे कोई भी कंफ्लिक्ट होने से रोकना है। ठीक है, अब इसके मतलब तुम्हारे लिए फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स के सोल्जर्स और सारी मशीनरी आती कहाँ से है, गन्स चाहिए, टैंक्स चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है इन कंफ्लिक्ट्स को रोकने के लिए। तो ये प्रोवाइड कौन करेगा, ये यूनाइटेड नेशंस के जितने मेंबर्स हैं, सारे के सारे 192 मेंबर्स हैं, वो अपनी मर्जी से बोल सकते हैं कि वो कितने ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको करना पड़ेगा, पर अगर तुम कंट्रीब्यूट करोगे, देखो जैसे इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट पीस कीपिंग फोर्स कंट्रीब्यूटर है, तो हम अपनी आर्मी को लगातार पीस कीपिंग फोर्स के लिए भेजते रहते हैं। इससे हमें दो एडवांटेजेस हैं। एक तो जब हमारी आर्मी ऐसी जगह पे जाके डिप्लॉय होती है, ठीक है, तो उन्हें अपने आप एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। तुम हर टेरेन पे लड़ने के लिए तुम्हारी आर्मी और बेटर परफॉर्म करती है। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऑल राउंड एक्सपीरियंस होने लग जाता है। वो इंडियन टेरेन में तो थे ही थे, अफ्रीका भी चले गए, अफ्रीका में भी उन्हें एक्सपीरियंस मिल गया, कहीं और पे भी। और प्लस वहां पे क्योंकि सिर्फ तुम्हारी फोर्स नहीं होती, और भी कंट्रीज से फोर्स आई होती है, तो इंट्रैक्शन बढ़ती है। तो तुम कुछ उनकी टैक्टिक्स सीखते हो, वो तुम्हारी कोई टैक्टिक्स सीखते हैं, तो हमेशा इंप्रूवमेंट्स होती रहती है। एक तो ये एडवांटेज हो गया। ठीक है, दूसरा एडवांटेज जो इसमें है कि जब तुम यूएन पीस कीपिंग फोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो, इन सोल्जर्स की सैलरीज और जितना भी वेपन्स के ऊपर खर्चा है, वो सारा का सारा यूनाइटेड नेशंस उठाता है। ठीक है, तो टेम्पररी तौर पे सोल्जर्स के एक्चुअली सैलरीज बढ़ जाती होती हैं जब तक वो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में होता है। तो हमारे सोल्जर्स का भी भला हो जाता है कि उन्हें सैलरीज और ज्यादा मिलने लग जाती हैं। ठीक है, कंपैरेटिवली तुम कल अगर आईपीएस ऑफिसर बनते हो, तुम भी पीस कीपिंग फोर्स में जा सकते हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर्स तुम ऐसे ले सकते होते हो। ठीक है, तो ये फील्ड तुम्हारे पास हमेशा ओपन है। टेम्पररी तौर पे होता है, ऐसा नहीं है कि तुम परमानेंट ही बाहर रहोगे, सिर्फ 3 से 4 साल का एक बार टेन्योर होता है बस, उसके बाद वापस फिर कोई और जाएगा। इससे ज्यादा टेन्योर नहीं बिताने देते होते किसी को भी। ठीक है, तो ये है यूएन पीस कीपिंग फोर्स। तो हमारी जैसे सेम इंडिया, इंडिया भी और भी कंट्रीज भी, साउथ सुडान में भी हमारी आर्मी लगी हुई है। ठीक है, लगातार एक्शन में। और भी बहुत सारे कंफ्लिक्ट जोन्स है, खासकर अफ्रीका में, जहाँ पे हमारी आर्मी यूएन पीस कीपिंग फोर्स के अंडर लगी हुई है। इसका सारा खर्चा यूएन के बजट से आता है। ठीक है, क्लियर। ये थे आज के 2 करंट अफेयर्स। तो कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। सर, हाँ जी। अभी जो मसूद अजहर के लिए वीटो लगा रहा था चाइना, वो इसी में लगा रहा था, हाँ जी, सिक्योरिटी काउंसिल में। सिक्योरिटी काउंसिल ही लिस्ट मेंटेन करता है ग्लोबल टेररिस्ट की, जिन्हें ग्लोबल टेररिस्ट से रिकॉग्नाइज किया जाता है ना यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। वो लिस्ट भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जारी होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट को तुमने लिस्ट करवाना है, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू होती है। वो इसी P5 के फिर से वीटो के अंडर आ जाती है, कि अगर कोई कंट्री वीटो लगाना चाहेगी तो उसे रोक भी सकती है। ठीक है, इंडिया भी इस जगह पे बहुत टाइम से देखो कोशिश कर रहा है कि हम भी इस जगह पे P5 का हिस्सा बन सके। हमारे अब देखो कुछ प्रॉब्लम्स हमारे साथ ये हैं कि हाँ, हमारे दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज एग्री करती है कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल पे सीट मिल जानी चाहिए,
पर और ये P5 भी एग्री करते हैं, सारे के सारे मेंबर्स को हमने एग्री करवाया हुआ है आपका। तो ये जो P5 मेंबर्स हैं ये भी एग्री करते हैं कि इंडिया को सीट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने बाईपार्टिजन सपोर्ट बनाई हुई है, सारी साइड सपोर्ट करती हैं इंडिया के लिए। ठीक है सर नॉन परमानेंटली कितनी बार मेंबर रह चुका है इंडिया पहले? इंडिया सर 4 या 5 बार रह चुके हैं, मैं तो एग्जैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से 4 या 5 बार ही तो, 4 बार ही तो रह चुका है, मतलब ये चौथा टर्म होगा, इतना मुझे कंफर्म है। ठीक है, तो कम से कम 4 बार ही रह चुका है जो अभी मेरे ध्यान में है, पर मैं एग्जैक्ट नंबर भी देख के बता दूंगा। ठीक है, हर 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं, उससे भी ज़्यादा बारी रहा हो सकता है, मतलब 4 बारी तो मेरे ध्यान में ही है, उससे ज़्यादा बारी भी रहा हो सकता है। ठीक है, तो 4 8 8 16 साल तो यही निकल जाते हैं अगर 4 टर्म भी लगा के चलोगे तो। ठीक है, हाँ अब मुझे करण का डाउट आया है कि वीटो पावर एक बारी मैं फिर से समझा दूँ। देखो, वीटो वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को एब्सोल्युटली नो बोल देना, कि ये हो ही नहीं सकती। तो वीटो पावर इन्हें मिली हुई है कि मतलब कोई भी, लेट्स सपोज यूनाइटेड नेशंस में कोई भी रेजोल्यूशन तुम इंट्रोड्यूस करते हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, किसी भी कंट्री के अगेंस्ट, किसी भी टेररिस्ट के अगेंस्ट, किसी भी चीज के अगेंस्ट, वो पास होगा या नहीं वो हमेशा डिपेंड करेगा कि पहले तो ये P5 में से कोई वीटो तो नहीं लगा रहा, उसके बाद जो टोटल 15 मेंबर्स हैं उनमें से मेजोरिटी हासिल करनी होती है, वही 50%+1। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 8 मेंबर से हाँ बुलवानी होती है रेजोल्यूशन अप्रूव करवाने के लिए। ठीक है, पर ये 8 मेंबर्स में से एक भी एक भी परमानेंट 5 को वीटो ना नहीं बोली होनी चाहिए। वो एब्सटेन जरूर कर सकता है। एब्सटेन क्या होता है कि वो वोट करने से मना कर सकता है कि मैं वोट ही नहीं डालूंगा, ना हाँ में या ना में। पर अगर उसने वोट नो में डाल दी तो वो अपने आप खारिज हो जाएगा। तो कई बारी कंट्रीज क्या करती हैं, जब उन्हें ये होता है, मतलब ये परमानेंट 5 को ये होता है कि हम सपोर्ट नहीं दिखाना चाहते, पर अगर बाकी कोई कंट्रीज इसे करना चाहती हैं तो हम रोकना भी नहीं चाहते, तो वो क्या करते हैं, वो अब्सटेन कर जाते हैं। अब्सटेन का मतलब होता है, देखो तुम्हारे पास वोट डालने टाइम, जैसे अभी भी अगर लेट्स सपोज तुमने अपने पॉलिटिकल इलेक्शन में भी वोट डालनी है तो तुम किसी कैंडिडेट को वोट डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते, या वोट जो लोग नहीं भी डालने जाते, मतलब किसी मतलब और कैंडिडेट को डाल दिया, वो नो हो गया। ठीक है, ये एब्सटेन, कैंप ही नहीं गए वहां पर वोट डालने। मतलब किसी भी लाइफ में तुम्हारे पास कभी भी 3 चॉइसेस होती हैं, या तो तुम उस चीज के लिए हाँ बोल सकते हो, या ना बोल सकते हो, या सोचना ही छोड़ सकते हो कि हाँ भी नहीं ना भी नहीं। तो बस वो उसे कहते हैं एब्सटेन करना। ठीक है, तो 8 मेंबर्स में से किसी को भी, मतलब अगर किसी ने वीटो नहीं की होनी चाहिए, वो तब जाके रेजोल्यूशन पास होता है। ठीक है, तो वीटो का मतलब होता है उस चीज को वहीं पे रोक दो, वो आगे नहीं बढ़ेगी अब। ठीक है, तो ये इशू है। ठीक है, तो ये थे आपके आज के करंट